जो रुझान आए हैं उसने कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल खड़े हुए हैं 400 पार के दावे पर, सवाल खड़े हुए हैं एग्जिट पोल पर, सवाल खड़े हुए हैं जो जिस तरीके से सर्वे हुआ, जिस तरीके से नतीजे दिखाए गए थे 3 दिन पहले, सवाल उस पर खड़े हो रहे हैं। साथ ही सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार पर कि सरकार कैसे बनने वाली है। भले आंकड़ों में आपको दिख रहा होगा कि एनडीए बहुमत पार कर चुकी है, 294 सीट एनडीए के पास आ चुका है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या राजनीति में केवल आंकड़ों पर भरोसा करना उचित है? क्योंकि आंकड़ों के पीछे का जो खेल होता है उसे ही राजनीति कहते हैं। साथ ही राजनीति में जो अक्सर नेता लोग कहते रहते हैं कि राजनीति में ना कोई अस्थायी दोस्त होता है, ना कोई अस्थायी दुश्मन होता है, तो क्या यह मान लिया जाए कि चुनाव से पहले जो दोस्ती बनी थी वो दुश्मनी में बदल सकती है? क्योंकि सारा खेल सत्ता की लड़ाई का है, सारा खेल अपने अपने स्वार्थ का है, सारा खेल अपने अपने अस्तित्व को बचाने का है। तो क्या ऐसा सोच सकते हैं नीतीश कुमार कि उनके अस्तित्व को खतरा हो सकता है अगर वो मोदी जी के साथ लगातार बने रह सकें? क्योंकि जो अब संकेत मिल रहे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं। जिस तरीके से शरद पवार लगातार चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार वो नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं, और ये सारे सूत्र हैं, ये कोई पुष्ट दावा मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो मीडिया के सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन के तमाम जो प्रखर नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो अब इस जुगाड़ में लग गए हैं कि क्या किसी तरीके से जुगाड़ करके ही सही इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। क्योंकि आंकड़ों में तो एनडीए की सरकार बन रही है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी ये जरूर कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, चंद्रबाबू नायडू लगातार बने हुए हैं एनडीए के साथ में, नीतीश कुमार बने हुए हैं एनडीए के साथ में। तो अब यहां पर सवाल उठता है, यहां पर सवाल यह उठता है कि जब लगातार वो एनडीए में बने हुए हैं, चलिए आगे एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी कुछ बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग रूम का हम रुख करेंगे, वहां पे देखेंगे कि क्या अभी की ताजा जो बड़ी खबरें हैं वो क्या है। लगातार एक के बाद एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, हम लगातार दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, शाम को इंडी गठबंधन की बैठक होगी। बता दें आपको, इंडी गठबंधन की बैठक में एनसीपी शरद पवार शामिल होंगे। वहीं एमवीए ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा है। शरद पवार की ओर से कहा गया है एमवीए एक साथ जल्द बैठक के लिए दिल्ली आएगा। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश से मेरी कोई बात नहीं हुई, स्पष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा हमारे आकलन के हिसाब से चुनावी नतीजे आए हैं, महाराष्ट्र में हमारे मुताबिक नतीजे आए हैं। तो बड़ी खबर बता दें आपको, शाम को इंडी गठबंधन की बैठक होगी। शरद पवार की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। इंडी गठबंधन की बैठक में तमाम बड़े चेहरे नजर आएंगे। एमवीए ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, ये भी कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि एमवीए एक साथ जल्द बैठक करेंगे। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, हमारे आकलन के हिसाब से चुनावी नतीजे आए हैं, महाराष्ट्र में हमारे मुताबिक नतीजे आए हैं। शरद पवार की ओर से ये तमाम जानकारी दी गई है। साथ ही संतुष्टि भी यहाँ पर नजर आ रही है शरद पवार के इन बयान में। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन की बैठक होगी, एमवीए ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा है और जल्द ही सभी के साथ एक बार फिर से बैठक होगी, तमाम रणनीतियों पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर बता दें आपको, ये भी कहा उन्होंने कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो बता दें आपको, लगातार देखा जा रहा है किस तरह से चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं। बात अगर सीटों की जाए तो कुछ राज्यों में बीजेपी क्लीन स्वीप पर है, तो वहीं अन्य राज्यों की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की, जहां पर बीजेपी लगातार दावा कर रही थी 80 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए सरकार बनाएगी, लेकिन ये सब कुछ धरा का धरा नजर आ रहा है। अगर फिलहाल के रुझानों की बात करते हैं, लगातार देखा जा रहा है किस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ ही बता दें आपको, बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस मुख्यालय पहुंच सकते हैं राहुल गांधी, खबर यह भी सामने आ रही है। थोड़ी देर में राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे। चुनावी नतीजों के बीच सियासी हलचल तेज हो चुकी है, कांग्रेस मुख्यालय राहुल गांधी पहुंच सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, बता दें आपको, थोड़ी देर में राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे। चुनावी नतीजों के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है, बयानबाजी शुरू हो गई है। लगातार देखा जा रहा है कि बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि शरद पवार की ओर से स्पष्ट किया गया कि उनके नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इस बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, सियासी पारा अब और भी ज्यादा चढ़ने लगा है।
जी ठीक है नेहा, धन्यवाद, आपने अपडेट दिया। अब जो मैं बात कह रहा था, जो थोड़ी देर पहले मैं जिस तरह से मैं बताना चाह रहा था कि आंकड़ों के पीछे की राजनीति क्या होती है, उसी पर मुहर लगाया है। इस जो तमाम ब्रेकिंग खबरें आई है, जो बड़ी खबरें आ रही है, उसी मुद्दे पर और उसी टॉपिक पे कह सकते हैं आप, उस पे मुहर लगा दी है इसने कि आंकड़ों के पीछे की राजनीति अब शुरू हो चुकी है। जब शनिवार को बैठक हुई थी इंडी गठबंधन की, तो इंडी गठबंधन की बैठक के दौरान यह बात तय हो गई थी कि अब हम लोग मंगलवार की शाम में या फिर बुधवार की सुबह में हम बैठेंगे। लेकिन वहां से जो सूत्रों ने जानकारी दी थी उसमें यह तय हुआ था कि अगर एक तरफा मुकाबला होता है, जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाया गया है, तो उस सूरत में वेडनेसडे यानी कि बुधवार की सुबह बैठने की बात की गई थी और उस पर चिंतन करने की बात की गई थी। लेकिन अब जो उत्साहजनक नतीजे आए हैं, खास करके इंडी गठबंधन की बात कर लें, जिस तरीके से एग्जिट पोल बिल्कुल धाराशायी होता हुआ दिख रहा है यहां पर, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो अब एक इस बात की भी गुंजाइश बनती हुई दिख रही है, खास करके अगर हम इंडी गठबंधन के नेताओं की बात कर लें तो उनको शायद ये उम्मीद की किरण दिख रही होगी कि हो सकता है कि हम ही सरकार बना लें। यह अलग बात है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी भी बीजेपी ही है, लेकिन सरकार बनाने की जोड़ तोड़ तो शुरू हो ही चुकी है, क्योंकि यहां पर कुछ आंकड़ों को समझना पड़ेगा। बीजेपी जो पहले के 2 कार्यकाल में बहुमत के साथ आई और उसने सरकार बनाया और प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी आगे आए, इस बार भी यही उम्मीद की जा रही थी। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम चले, अगर ये नतीजे में कन्वर्ट हो जाता है, ये परिणाम बदल जाता है, तो यह तय हो जाएगा कि बीजेपी के पास में बहुमत नहीं है। अब बहुमत से ऊपर की सीटों की बात कर ले, 272 जो मैजिक फिगर है उससे ऊपर की बात कर ले, तो जो सीट है, जो डिफरेंस ला रहा है एनडीए और गठबंधन के बीच में, इंडी गठबंधन के बीच में, वो सीट उन साथियों की है जिस पे आंख मूंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर हम बात कर लें नायडू जी की, जो टीडीपी की अगुवाई कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू, वहां उनकी सरकार भी बन रही है आंध्र प्रदेश में, अगर उनकी बात कर लें तो उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडी की सरकार बनती है या एनडीए की सरकार बनती है, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार तो आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ में, प्रचंड बहुमत के साथ में लगभग बनाने की घोषणा कर दी है। अब सवाल यह उठता है कि जब उनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है, तो अब क्या वो इंडी गठबंधन में जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं। अगर हम नीतीश कुमार की बात कर लें तो क्या वो जा सकते हैं इंडी गठबंधन में? बिल्कुल जा सकते हैं। और अगर हम और जो दूसरे छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर हम आरएलडी की बात कर लें, जयंत चौधरी की बात कर ले, तो क्या वो जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। हम की बात कर ले, क्या वो जा सकते हैं? जा सकते हैं। हम अपना दल की बात कर ले, तो तमाम जो घटक दल हैं एनडीए में, कुछ घटक दलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे दल ऐसे हैं जिस पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर उन्हें लगेगा कि किसी सरकार में शामिल होने से उन्हें एक बड़ा स्टेक मिलने जा रहा है, अच्छा मंत्रालय मिलने जा रहा है, तो वो पाला बदलने में गुरेज नहीं करेंगे। और जो आंकड़ा है, जो बीजेपी के अलावा जो आंकड़ा बन रहा है, अगर हम 240, 45 या 50 की बात कर ले मैक्सिमम की बीजेपी को इतनी सीट मिल रही है, तो 44 सीट जो बाकी है, तो जो बाकी 44 सीट है उस पे अगर हम टीडीपी की बात कर लें, हम नीतीश कुमार की बात कर लें, तो ये सब जोड़ करके उस 44 के आंकड़े तक पहुंच सकते हैं। 2-4 और हम छोटे दलों की बात कर लें तो क्या ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग होने की गुंजाइश भी बनेगी? ये तमाम कयास हैं जो आने वाले दिनों में, और भी 2-4 दिनों में इस तरह के कयास लगाए जाएंगे। खास करके आज जब इंडी गठबंधन की बैठक होगी तो वहां पर भी इस तरह के कयास लगाए जाएंगे। लेकिन बाकी राज्यों में क्या रुझान है, क्या नतीजे हैं, किस तरह की जोड़ तोड़ चल रही है, इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर हमारी सहयोगी मुदिता त्रिपाठी मौजूद है। मुदिता जी सुरजीत जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले तो हैं ही, लेकिन साथ ही कांग्रेस के खेमे में जश्न भी जमकर मनाया जा रहा है। आतिशबाजी हो रही है, पूड़ियां छन रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं, लेकिन और इसी को लेके खबर भी आ रही है कि राहुल गांधी आज शाम को बैठक करने वाले हैं। क्या कुछ इसके बारे में अपडेट है भाटी जी? बैठक में क्या महत्वपूर्ण योजनाएं रहेंगी? देखिए, अभी जिस तरह का मैंडेट आता हुआ दिखाई दे रहा है रुझानों में, उससे
दोनों तरफ उत्सुकता है। आप देखिए कि जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो भी बैठक करने जा रहे हैं, और एनडीए की यदि बात करें तो उनकी तरफ से भी बैठक होगी, और लगातार अपने नेताओं को ही नहीं बल्कि जो दूसरे खेमे के नेता हैं उनको भी कॉल की जा रही है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो यदि फ्रैक्चर मैंडेट होता है तो उसकी तैयारियां भी दोनों तरफ से होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह के दावे किए जा रहे थे दोनों तरफ से, अब जो मैंडेट आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी जो रुझान है यदि ये नतीजों में बदलते हैं तो स्थिति कुछ ऐसी साफ नहीं है कि किसकी सरकार बनती है। तो इसके लिए ही जो पाला बदल सकते हैं या जिनको अपने खेमे में करना है उनके पास कॉल की जा रही है लगातार। जी, अब बात करते हैं हम बिहार की तरफ भी, वहां भी काफी उलटफेर देखने को मिल रहा है। सुरजीत जी, चलते हैं जितेंद्र जी के पास जो बताएंगे कि कुछ चिराग पासवान के बारे में आप बता रहे थे, कुछ खबर आई है। देखिए, चिराग पासवान अभी ट्वीट करके जानकारी दी है कि उनकी पार्टी एलजेपी आरसी है, यानी रामविलास पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसने पीएम मोदी के लिए समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करेगी। वही एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके घर पर भी एक बैठक चल रही है, क्योंकि शाम को इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली है खड़गे की और राहुल गांधी की मौजूदगी में। ऐसे में जेपी नड्डा के घर पे भी एक बैठक चल रही है, यानी दोनों गठबंधनों के ओर से बैठकों का दौर अभी से ही शुरू हो गया है, चूंकि शाम के 3:30 बज रहे हैं और अब लगभग रुझानों से ये स्पष्ट होने लगा है कि किस दल को और किस गठबंधन को कितनी सीटें आ रही है। ऐसे में जोड़ तोड़ के लिए सभी सियासी दल जो है अपने अपने जुगत में इस वक्त जुटे हुए हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिला जुला रूप मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, अभी भी वक्त है। उत्कर्ष, क्या कुछ अपडेट है हिमाचल प्रदेश की? जी, हिमाचल प्रदेश में वैसा ही अभी तक पिक्चर सामने आ रही है जो पहले सुबह से चलती हुई आ रही है। चारों सीटों पर भाजपा ने बहुत अच्छी बढ़त बनाई हुई है। अगर हम बात करें स्पेशली हमीरपुर सीट की, जहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, तो अनुराग सिंह ठाकुर इस वक्त 1,78,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और बात करें अगर मंडी सीट की, जो कि एक हॉट सीट है, वहां पे कंगना रनावत एक अविश्वसनीय तरीके से 72,000 वोटों से आगे चल रही है। माना यह जा रहा था कि कंगना रनावत कहीं ना कहीं थोड़ी फीकी पड़ सकती हैं विक्रमादित्य सिंह के सामने, क्योंकि विक्रमादित्य वहां फील्ड में एक्टिव रहते हैं और कंगना बॉलीवुड से, मुंबई से आके वहां चुनाव लड़ रही थी। पर मंडी की जनता ने एक बार फिर से भाजपा में भरोसा जताया है और कंगना रनावत को जीत की ओर लेकर चल रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान हम इन्हें कह सकते हैं, पर अब रुझान रिजल्ट की ओर जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, रुझान रिजल्ट में बदलने शुरू हो चुके हैं। एक सीट की मैं आपसे बात करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि मुजफ्फरनगर की सीट है, काफी हाईलाइटेड सीट है। यहां पे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के सामने सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक है। तो ये वो सीट है जहां 1,000-1,500 2-3 हजार का अंतर आ रहा है, कभी वो आगे हैं कभी ये आगे हैं। तो इस सीट पर, मुजफ्फरनगर की सीट पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कभी हरेंद्र मलिक आगे हो जाते हैं तो कभी संजीव बालियान आगे हो जाते हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि इन जाट बाहुल्य क्षेत्र में ये दोनों बड़े जाट नेता हैं, तो कौन इस मुजफ्फरनगर सीट को अपने पाले में लेकर जाता है। जी, बात आपने यूपी की है, तो यूपी में भी हम देख रहे हैं कि अमेठी से स्मृति ईरानी काफी वोटों से पीछे चल रही हैं, जिसके बारे में आखिर उनकी हार की वजह क्या हो सकती है पार्टी? देखिए, आप 2014 का चुनाव यदि देखेंगे तो वहां अमेठी से हार हुई थी स्मृति ईरानी की। उसके बाद वो लगातार 5 साल वहां लोगों के बीच संपर्क में रही, और आपने देखा कि 2019 का जो चुनाव है वो फिर उनको जीत उसकी मिली। लेकिन या तो आप ये कहिए कि एंटी इनकम्बेंसी है, या फिर जिस तरह से दोनों पार्टियों के बीच में वहाँ पर वाद विवाद हो रहा था, उससे कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो स्मृति ईरानी की कमजोर हुई है, और शायद यही सबसे बड़ा हार का कारण भी उनका है। जी सुरजीत, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज रूम में भी ऐसा माहौल है, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। लेकिन थोड़े वक्त की और हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके बाद
उसके बाद एक बड़ी खबर बता रहे उत्कर्ष की क्या जी, कैसरगंज से बृजभूषण सिंह के जो बेटे लड़े थे, बृजभूषण का टिकट कटने के बाद करण भूषण सिंह, इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है कि करण भूषण सिंह जीत चुके हैं। उनकी जीत इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दी है। बृजभूषण सिंह, आपको बता दूं कि काफी विवादों के चलते भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था, उनके बेटे को टिकट दिया था। हालांकि ये बात भी चल रही थी कहीं ना कहीं करण भूषण सिंह की स्थिति कमजोर हो सकती है, क्योंकि बृजभूषण सिंह पर काफी आरोप लगे थे, महिला उत्पीड़न के भी आरोप लगे थे, और हाल फिलहाल में उनकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट भी हो गया था। पर उस सब के बावजूद, उस सब के इतर, बृजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह ने कैसरगंज से जीत दर्ज करी है और यह सीट एक बार फिर से बृजभूषण के परिवार के पास चली गई है। जी, ये बहुत बड़ी खबर है। बृजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह ने जीत हासिल कर ली है। काफी विवादों में रहने के बावजूद भी ये सीट उनके नाम हो गई है। जी सुरजीत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से रुझान मिल रहे हैं, जो राज्यों से जो जिस तरीके के रुझान मिल रहे हैं, अब रुझान अब नतीजे में बदलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो अब आखिरी दौर की कुछ दौर की अब और मतगणना बाकी है और काउंटिंग बाकी है, जिसके आधार पर अब तय हो जाएगा कि आखिरकार ये जो आंकड़ा है वो किसको फेवर करने जा रहा है, ये जो आंकड़ा है वो किसकी सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैं पहले से कह रहा था कि यहां पर बात आंकड़ों की नहीं, अब राजनीति की होगी, अब असली राजनीति होगी, क्योंकि दोनों ही खेमा अब ये जिद लेकर के बैठा है कि सरकार तो हम ही बनाएंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज शाम 7 बजे आने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय पर, पहले बहुत ही भव्य रोड शो का आयोजन करने की योजना थी, जैसा कि हर साल पिछले 2 बार से होता आया है। हर 5 साल में इस तरह का एक दृश्य देखने को मिलता है, लेकिन इस बार क्या वही दृश्य दिखेगा? क्या वही गुलाब की पंखुड़ियां उड़ेंगी? क्या उसी तरीके से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगेगा? क्या उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए नजर आएंगे? शायद। एक बड़ी खबर आ रही है, हम चलेंगे ब्रेकिंग रूम में और ब्रेकिंग रूम में जानेंगे कि कौन सी खबर है। नेहा, बिल्कुल, लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है जैसे जैसे परिणाम सामने आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, चुनाव नतीजों के बीच बीजेपी में हलचल बढ़ चुकी है। बीजेपी में हलचल तेज हो चुकी है। जेपी नड्डा के घर पर राजनाथ सिंह मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार गठन पर बीजेपी, बता दें आपको, यहाँ पर बैठक की तैयारी कर चुकी है और जेपी नड्डा के घर पर बैठक है। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक, बता दें आपको, जारी है। चुनाव नतीजे के बीच बीजेपी में बड़ी हलचल देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं, जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए भी एक झटके के रूप में ही देखा जा सकता है। और इसी बीच बता दें आपको, सरकार गठन पर जेपी नड्डा के घर पर बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में बता दें आपको, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह यहाँ पर शामिल है और तमाम तरह की जो बातें उस पर चर्चा होगी, और चर्चा जरूरी भी है जिस तरह के परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं। रुझान अभी चल रहा है, लेकिन उम्मीदों से कहीं पीछे बीजेपी नजर आ रही है। इसकी वजह से इस पर लगातार चर्चा भी शुरू हो गई है। सरकार गठन पर जेपी नड्डा के घर पर बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में बता दें आपको कि राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के बीच यहां पर चर्चा शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, जहां पर चुनावी नतीजों के बीच राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है और जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह के बीच बैठक भी शुरू हो चुकी है। जी नेहा, तो चुनाव से पहले मतदान के दौरान दावा 400 पार का, घोषणा 400 पार का, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि कशमकश अब 300 पार जाने की, 300 पार जाने के लिए जुगत बहुत सी लगाई गई, बहुत तरीके से 300, पहले तो 400 की बात हो रही थी, अब 300 पार जाने की बात हो रही है। तो क्या ये आंकड़ा 300 को क्रॉस कर पाएगा एनडीए की बात कर लें तो? क्योंकि फिलहाल जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें वो 300 भी क्रॉस करता हुआ नहीं दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि फिर नड्डा जी क्या करने वाले हैं? तो नड्डा जी के घर पे जो भी बैठक होने वाली है उसमें यह तय होगा कि सरकार हम कैसे बनाएं, और सरकार बनाने से पहले इस बात पर चर्चा होगी कि जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे घटक दल हैं, उसको बरकरार कैसे रखा जाए। क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो कल किसी और के साथ थे आज हमारे साथ आ गए हैं, तो कल किसी और के साथ नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो उनकी कोशिश सरकार बनाने की बाद में होगी। उनकी कोशिश ये होगी कि अपने सहयोगियों को इंटैक्ट कैसे रखा जाए, अपने सहयोगियों को बरकरार कैसे रखा जाए। क्योंकि जिन घटक दलों की बात मैंने की,
भले अब शरद पवार ये कह रहे हैं कि हमारी ना तो चंद्रबाबू नायडू से बात हो रही है, ना हमारी नीतीश कुमार से बात हो रही है, और ये भी कैसे कह दें जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के सम्राट चौधरी, ये भी मैं सूत्रों के हवाले से ही बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने जाकर के देख लिया या मेरे पास कोई पुष्ट खबर आई है, लेकिन ये सूत्रों से खबर है कि जब सम्राट चौधरी मिलने के लिए पहुंचे नीतीश कुमार जी से, तो नीतीश कुमार जी ने शायद कोई बहाना कर दिया होगा, कोई टाल मटोल कर दिया होगा। सारे सूत्र की बात मैं बता रहा हूं क्योंकि अभी आपको ढेर सारे सूत्रों के हवाले से ही खबरें मिलेंगी। कोई नेता आगे आकर के किसी खबर की पुष्टि करता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि राजनीति इसी का नाम है। पुष्टि अगर हो जाती है तो राजनीति से वो कूटनीति में तब्दील हो जाती है। तो राजनीति ये कहती है कि आखिरी दम तक, आखिरी समय तक, आखिरी पहर तक पत्ते ना खोले जाएं, और पत्ते नहीं खोलने के पीछे की वजह यही होती है कि अपना पत्ता जो है वो छिपा के रखें और अपने पत्ते में जो तुरुप का इक्का है उसको बचा कर रखें, क्योंकि अगर तुरुप का इक्का दिख गया तो हो सकता है कि सामने वाला उसे उसकी काट ढूंढने में लग जाए। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है दोनों ही तरफ से। नड्डा जी के यहां भी ऐसा ही कुछ हो रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के यहां भी ऐसा ही कुछ होगा। आज शाम में ऐसे होने की बात चल रही है। तो अब सवाल यह उठता है कि ये जो जोड़ घटाव हो रहा है, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है कि आने वाले दिन में, ये हॉर्स ट्रेडिंग शब्द एक याद रखिएगा, हॉर्स ट्रेडिंग शब्द आने वाले 1 से 2 दिन में काफी उछलेगा, काफी ये शब्द जोर पकड़ेगा, काफी वायरल होगा ये शब्द। अगर आप कोई YouTube चैनल चला रहे हैं तो इस शब्द को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा कीवर्ड होने वाला है। क्योंकि ये आरोप मोदी जी की तरफ से भी लगाया जाएगा, यानी एनडीए की तरफ से भी लगाया जाएगा, और ये आरोप इंडी की तरफ से भी लगाया जाएगा। इंडी गठबंधन, जो इंडी अलायंस है, उनकी तरफ से भी ये लगाया जाएगा कि हर जगह हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, हमारे नेताओं को खरीदने की कोशिश हो रही है, हमारे सांसदों को खरीदने की कोशिश हो रही है। लेकिन राजनीति है साहब, सब कुछ जायज है, कुछ भी हो सकता है। हॉर्स ट्रेडिंग भी होगा, सरकार बनाने की जोर आजमाइश भी होगी, अपने अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश भी होगी, और यह भी होगा कि जो आने वाली सरकार है वो उनके फेवर में रहे। भले हम चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें, अगर वो अपने प्रदेश में सरकार बना रहे हैं तो वो ये भी चाहेंगे कि केंद्र की सरकार उनके मन मुताबिक की हो, उनकी बात को मानने वाली सरकार हो। अब सवाल उठता है कि जेपी नड्डा के घर पे कौन से जोड़ घटाव और होने हैं। यह भी हो सकता है कि जोड़ घटाव इस बात पर भी हो कि क्या एक बार फिर नरेंद्र मोदी के ही सिर पे ताज सजाया जाए, या फिर घटक दलों की फरमाइश कुछ और है। क्या जो अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि भाई साहब तो 74 साल के होने जा रहे हैं, और इन्होंने ही कहा था कि 75 साल में हमारे बीजेपी में सभी लोग रिटायर हो जाते हैं और वो मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाते हैं, तो क्या इनके लिए भी मार्गदर्शक मंडल जो है वो इंतजार कर रहा है? जिस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी के लिए था, जिस तरीके से मुरली मनोहर जोशी के लिए था, क्या उसी घर का दरवाजा नरेंद्र मोदी के लिए भी खोल दिया जाएगा? तो इन तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी और उस व्यक्ति पे सर्वसम्मति बनेगी जो सब जगह स्वीकार्य होंगे। तो अब हम न्यूज रूम का एक बार फिर रुख करते हैं, वहां पर लता जी हमारी सहयोगी बनी हुई है। तो लता जी, किस तरह की हलचल और आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, हलचल हालांकि सुरजीत जी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से जो अनुमान लगाया जा रहा था, जो रुझान ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के पक्ष में होंगे, लेकिन जिस तरीके से अब जो आंधी हवा में तब्दील हो चुकी है, कहीं ना कहीं जो है घबराहट अब बीजेपी के नेताओं की बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। मेरे साथ तमाम जो है सहयोगी यहाँ पर न्यूज़ में मौजूद हैं। उत्कर्ष मेरे सहयोगी हैं यहाँ पर, जो कि अपडेट देंगे। उत्तर प्रदेश में हालांकि आप बता रहे थे अभी कि जो है समीकरण थोड़े बदले हैं, क्या अपडेट निकल के आ रहा है? जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है, वो कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की युवा उम्मीदवार इकरा हसन जीत चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया है। इकरा हसन ने 2 बार के कैराना से सांसद और भाजपा के बड़े नेता प्रदीप चौधरी को मात दी है। हालांकि ये समीकरण पहले से ही बनने लगे थे क्षेत्र में, क्योंकि
इकरा हसन एक तो युवा हैं और समाज में प्रदीप चौधरी जो सांसद हैं उनके खिलाफ थोड़ी नाराजगी थी, उनकी स्वय जाति में उनके खिलाफ नाराजगी थी जो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दी है। और वो राजपूत फैक्टर तो हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश में बार बार निकल कर आ रहा है, वो चाहे कोई सी भी सीट हो पश्चिम उत्तर प्रदेश की, कैराना हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो या फिर मुरादाबाद हो, सभी सीटों पर बीजेपी की स्थिति पहले काफी मजबूत थी। पर इस बार चुनाव आते आते एंड में एक खिलाफत की हवा सी चल पड़ी थी बीजेपी के खिलाफ और उसका नतीजा, उसका खामियाजा अब हम देख रहे हैं। जो चुनावी समीकरण या चुनावी रुझान शुरू में आ रहे थे वो अब अंतिम दौर में पहुंचे। कुछ समय आते आते हालांकि जो सुबह से आंधी या फिर यूं कहें कि पूरे जो इलेक्शन भर में एक महीने में दिखाई पड़ रहा था कि बीजेपी की जो है आंधी चलने वाली है, राम मंदिर का जो है बोलबाला, जो तमाम तरह की बातें बीजेपी कर रही थी कि राम मंदिर बनाया है तो जाहिर तौर पर आप 24 छोड़े 29 में भी जो है बीजेपी आएगी, लेकिन इसका जो है कुछ खासा असर होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। मेरे सहयोगी भारती जी यहाँ पर है। भारती जी, किस तरीके से लग रहा है आपको, क्या लग रहा है जो रुख दिखाई पड़ रहा है हवा का, अलग अलग राज्यों की बात कर लें, जो एक्सपेक्ट बीजेपी कर रही थी उतना हासिल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया था 400 पार और उसमें दलील ये दी जाती थी कि 2019 में 300 पार का नारा दिया तो 303 आई, अब 400 पार का नारा दे रहे हैं तो कम से कम 404 आएंगी, ये दावे किए जा रहे थे। लेकिन आप देखिए, और जो चुनाव था कहीं ना कहीं वो इसी के बीच अटका हुआ रहा कि 400 पार करेंगे नहीं करेंगे, ये करेंगे नहीं। विपक्ष में भी लगातार इसी पर ज्यादातर मंचों से तंज कसे गए, यानी केंद्र में ये नारा था 400 पार वाला। अब आप देखिए कि जिस तरह के अभी रुझानों में दिख रहा है, नतीजे तो अभी नहीं कह सकते, जैसे रुझान आ रहे हैं उसमें 300 पार करते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं जो 2019 में किया था, तो वैसा भी करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखिए कि पंजाब में 13 सीट हैं, पिछली बार 2 सीट वहां से जीती थी बीजेपी ने, लेकिन इस बार सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बार वो श्रोमणी अकाली दल के साथ बिना गठबंधन के लड़ रहे हैं, यानी अलग अलग इस बार लड़ रहे हैं, और कहा जा रहा था कि चतुष्कोणीय मुकाबला वहां होगा। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस वहां बढ़त बनाए हुए है, हालांकि कांग्रेस को भी वहां नुकसान है, पिछली बार 8 सीट थी लेकिन अभी 7 पर बढ़त बनाए हुए है। उसी तरह से आम आदमी पार्टी को बड़ी उम्मीद थी, इंडिया अलायंस में होते हुए भी वो यहां इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, अलग लड़ रहे थे, लेकिन उसका उनको नुकसान हुआ है। उसी तरह से आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अलग लड़ने का फैसला लिया, यहां पंजाब में आम आदमी पार्टी को उसका नुकसान हो रहा है अलग लड़ने का, लेकिन टीएमसी को बंगाल में फायदा हो रहा है। अभी हालांकि अभी भी कुछ नहीं कह सकते हैं, सुबह से 30 सीटों पर आगे चल रही थी, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें 28 सीटों पर आगे है, यानी कि जो स्थिति है वो ऊपर नीचे अभी हो रही है जब तक परिणाम नहीं आते। जो स्थितियां हैं वो ऊपर नीचे हो रही है, और ये कहा जाता है कि जो केंद्र की सत्ता का जो रास्ता होता है वो उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वहां पर चुनाव लड़ा गया, हालांकि मोदी का चेहरा वहां पर जरूर दिखाई दिया हर एक राज्य में। और मेरे साथ मेरे सही वाले सहयोगी जितेंद्र जी भी। जितेंद्र जी, क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो राम मंदिर वहां पर बनाया है, जिस तरीके से विकास की तमाम बातें होती हैं, अपराध कम हुआ, ये भी हम सब सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की, लग रहा है कि 2 लड़कों का जादू इस बार चल रहा है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए राम मंदिर का फैक्टर तो शुरू से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में छाया रहा, चाहे 2019 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो, और बीजेपी इस बात को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त थी कि उसने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण अगर करवाया है तो जाहिर सी बात है हिंदू वोट उसको मिलेगा। लेकिन जहाँ तक बात 2 लड़कों की जादू चलने की है तो ये बात बिल्कुल सही है कि 2 लड़कों का जादू चला है, क्योंकि वहाँ पर समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को एक साथ मिल करके चुनाव लड़ने से इसका फायदा ये हुआ है कि जो मुस्लिम जो वोटर हैं वो इस बार बिखरा नहीं है, बल्कि एक मुश्त होकर के दोनों दलों के प्रत्याशियों को गठबंधन में उन लोगों ने वोट किया है। और इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी रहे, चाहे सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हो या फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हो, उसका सीधा सीधा फायदा उनको जो है हुआ है। और यही कारण है कि लगभग 35 से ज़्यादा सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी इस वक्त लीड कर रही है, जो कि बीजेपी के लिए जो है एक बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी जो है कम से कम 70 से 75 सीटों का दावा कर रही थी 80 लोकसभा सीटों में से, जो कि उसके अनुरूप ये अभी के जो रुझान है उसमें नहीं नजर आ रहे हैं।
तो क्या बड़ा फैक्टर आप इसके पीछे मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर एक बहुत बड़ा प्रभावशाली मुद्दा था बीजेपी के लिए और राम मंदिर के नाम पर ही जो पूरा चुनाव लड़ा भी गया, ऐसे में जिस तरीके से ये भी खबरें आई थी कि जो राजपूत वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखा? और जिस तरीके से आरएलडी जो बीजेपी के साथ गठबंधन में आई का, इस पर लोगों ने जो है परसेप्शन जो लोगों का बना हुआ था वो बदला, तो क्या इसके पीछे फैक्ट मान रहे हैं? क्योंकि चाहे हम अखिलेश यादव की बात कर लें कन्नौज से, चाहे हम मैनपुरी से बात कर लें डिम्पल यादव की, चाहे हम राहुल गांधी की बात करें और चाहे हम अमेठी का जिक्र कर लें, अमेठी में जिस तरीके से स्मृति ईरानी जो है अपना पूरा निवास स्थान बनाकर बैठ गई थी, केएल शर्मा क्योंकि जमीनी उनकी छवि है नेता की, उनको हराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या फैक्टर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है बीजेपी के लिए यहाँ पर जो नुकसानदेह हो चुका है? देखिए, फैक्टर मैंने आपको पहले बताया, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर राजपूत समुदाय को एकजुट करने में कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया गठबंधन सफल हुआ है, क्योंकि अक्सर जो है ये कैंपेन चलाया जाता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कि राजपूत समुदाय के उम्मीदवारों को बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में टिकट नहीं दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी राजपूत समुदाय के उम्मीदवारों को इग्नोर कर रही है और इसलिए राजपूत बॉयकॉट बीजेपी करके एक ट्रेंड चलाया गया था सोशल मीडिया पर और कहीं ना कहीं उस एक ट्रेंड का बड़ा असर इस पूरे नतीजे के ऊपर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर राम मंदिर या फिर योगी आदित्यनाथ या मोदी के चेहरे की बात करें तो बीजेपी ने मोदी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा है, लेकिन सरकार ने अपने काम काज को लेकर के शुरू से ही ये दावे करते रही है कि उसने चाहे उज्ज्वला योजना हो या फिर जो है किसानों की सब्सिडी हो या तमाम प्रकार के जो गरीब जो जनता है उसको घर देने की बात हो, उसको लेकर के बीजेपी। बड़ी खबर लता, मैं आपको यहाँ रोकूंगा, बड़ी खबर आ रही है ब्रेकिंग रूम से, नेहा। लगातार बड़ा अपडेट देते आ रहे हैं हम दर्शकों को, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दूं मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, राहुल गांधी और खड़गे बता दें आपको मीडिया से बात करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, आज शाम बात करेंगे, शाम 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी और खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे। खबर आ रही है कि आज शाम को राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, आज शाम को मीडिया से राहुल गांधी और खड़गे बातचीत करने वाले हैं। जिस तरह के परिणाम आए हैं, जिस तरह का रुझान चल रहा है, इसके बाद से राजनीतिक हलचल बेहद तेज हो चुकी है, बैठकों का दौर जारी है। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आज शाम को मीडिया से बातचीत करेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने अंदेशा भी नहीं लगाया था कि इस तरह से उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तमाम ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों पर दोबारा से भरोसा जताया था, वहां पर उनके कैंडिडेट्स को हार का सामना करना पड़ा है। और इसी बीच देखा जा रहा है कि किस तरह से एनडीए का जो आंकड़ा है वो 294 से इसी पर आकर टिक गया है। साथ ही इंडिया की बात करें तो 232 पर इंडिया का जो आंकड़ा है वो भी रुका हुआ है। ठीक है नेहा, धन्यवाद। राजनीतिक हलचल बढ़ जी, अपडेट देने के लिए धन्यवाद। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या जिस तरीके से कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर के गुजरता है, तो ये जो सत्ता की राह है जो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है और इस बार शायद उस राह में कांटे बिछा दिए बीजेपी के लिए जनता ने। अब सवाल ये उठता है कि अगर कांटे बिछा दिए तो आखिरकार उसकी वजह क्या रही। अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लें, क्योंकि अगर दो बड़े राज्यों की बात हो रही है, अगर 80 सीट के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य है तो दूसरे नंबर पर 48 सीटों के साथ में महाराष्ट्र भी है। अब महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से एनडीए की किरकिरी हुई है, वहां पे यह समझना बड़ा लाजमी होगा कि आखिरकार वहां पर ऐसा क्या हुआ। क्या जो वंशवाद की बात करती है बीजेपी की, वंशवाद हम नहीं चलने देंगे, तो क्या वहां की जो जनता है उसने वंशवाद को ही अपने सिर आंखों पर बिठा लिया? क्योंकि अगर शिवसेना की बात करें तो वहां पर उद्धव ठाकरे और एक दो और जो उनके वफादार नेता थे, उसके अलावा जो बाकी के नेता थे वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, पार्टी बना ली। शिवसेना का जो तीर धनुष का निशान था वो एकनाथ शिंदे गुट को मिल गया और एक तरीके से कह लीजिए कि ये मोहर लगा दी गई कि एकनाथ शिंदे की पार्टी ही असली शिवसेना है। इसके बावजूद इस बार चुनाव में उन्हें वो सफलता नहीं मिली जिसका वो दावा कर रहे थे, जिसके बारे में वो अपेक्षा कर रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने सोच रखा था। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को नकार दिया जनता ने? आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अजीत पवार की पार्टी, जिसको कि असली एनसीपी
का तमगा दे दिया गया था, उसको नकार दिया जनता ने। तो क्या यह माना जाए कि वाकई वंशवाद की जड़ बहुत गहरी है और शरद पवार की पार्टी केवल इसलिए असली एनसीपी पार्टी है क्योंकि वहां शरद पवार हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी असली शिवसेना इसलिए है क्योंकि वहां पर उद्धव ठाकरे हैं और वो पुत्र हैं बाला साहब ठाकरे के। तो क्या यह मानसिकता भी हावी रही यहां पर? और दूसरी मानसिकता जो हावी रही, अजीत पवार की बात कर लें तो उस पर भ्रष्टाचार का बहुत ढेर सारे आरोप लगे थे, लेकिन जब से वो बीजेपी के खेमे में आए, जब से उन्होंने अपने एनसीपी में दो फाड़ करके वो जुट गए एकनाथ शिंदे के साथ में, यहां सरकार में बनाने में सहायता कर दी, तब से ये सवाल उठने लगा कि क्या सारे भ्रष्टाचार यहां पे आकर गंगा जल की तरह साफ हो गए, गंगा जल उस पर डाल दिया गया, वो पाक साफ हो गए। तो ये जो तमाम आरोप हैं वो भी बीजेपी के ऊपर लगा कि उन्होंने जो भी कहा, और अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो उन्हें सहानुभूति का वोट भी मिला है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ा, यह हो सकता है कि वहां के लोगों को पसंद ना आया हो। तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम राजनीतिक अखाड़े जाएंगे। हमारी सहयोगी बबीता वहां पर मौजूद है और ये समझने की कोशिश करेंगे। बबीता, मैं चाहूंगा कि आप राजनीतिक अखाड़े में इसका विश्लेषण जरूर करें कि उत्तर प्रदेश में अगर एनडीए की राह मुश्किल हुई है, अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की राह मुश्किल हुई है, तो उसके जड़ में क्या है? आखिरकार वो कौन सी चीज है जिसके कारण ये दोनों स्टेट एनडीए के हाथ से फिसलता नजर आया? दिखाएंगे तुम्हें रिलेटिव डायरेक्टर होता क्या होता है? बबीता जी सुरजीत जी, थोड़ा दोबारा से अपना सवाल दोहराइएगा। मैं ये समझना चाह रहा था कि जो उत्तर प्रदेश की बात कर ले या महाराष्ट्र की बात कर ले, तो इन दोनों जगहों पे जो एनडीए की किरकिरी हुई है, यहां पर जो बहुत पीछे चले गए, बैकफुट पे चले गए, तो उसकी वजह क्या रही, उसके जड़ में क्या बात रही, दोनों स्टेट की बात करें तो? ठीक, बिल्कुल। मेरे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं, मेरे साथ जो है राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, उनसे जान लेते हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र की अगर बात की जाए और यूपी की, जहां पर बीजेपी दमखम दिखा रही थी, दावे कर रही थी कल, और अब जो है एनडीए इतनी बैकफुट पे आई है, कारण क्या हो सकता है इसका? देखिए, निश्चित तौर से जो ये अभी जो सबने देखा कि इतना बैकफुट पर आ गई है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अपनी कमजोरी है, जिसने अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किया होगा। निश्चित तौर से सीट देने में कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, या जो असली मेहनत करना था वो ना करके ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए, उसकी वजह से ये हार हो सकती है। अब महाराष्ट्र में जो अभी हमारे शर्मा जी कह रहे थे कि वहाँ के प्रवासी, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ के जो प्रवासी हैं, जो 11 करोड़ प्रवासी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके रहते हैं, तो उन लोगों का वोट प्रतिशत भी हो सकता है बढ़ करके अजीत पवार की तरफ या इंडिया की तरफ चला गया हो, जिसकी वजह से जो है उनकी सुरक्षा, सम्मान और समान अधिकार की लड़ाई वो अक्सर लड़ते रहते हैं वो प्रवासी, शायद उसकी वजह से भी वहाँ के वोट कम पड़े हों और वहाँ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 10 सीट ला पाई हो। और हरियाणा में भी आप देखिए, हरियाणा में भी प्रवासियों की जो अनदेखी की गई है, उसकी वजह से हरियाणा में भी 50-50 पे आ गए हैं, चाहे वो गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, हिसार हो, रोहतक हो। अब तो ऐसी जगह पर भी इस तरह से इनका हंसिए पर आना यह भारतीय जनता पार्टी के लिए दुखद बात है। इनको सोचना होगा कि आगे हम ऐसी कौन सी रणनीति अपनाएं कि हमें भारतीय जनता पार्टी में जो हमारी कमियां रह गई हैं वो पूर्ण कर सकें। महाराष्ट्र में क्या एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि आरक्षण का मुद्दा काफी उठा था, मराठा आरक्षण का मुद्दा काफी उठा था, जिसे बीजेपी ने भुनाने के लिए जो है एग्री भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से राजनीति गरमाई तो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर भी आ गई थी। देखिए, महाराष्ट्र में जब आरक्षण का मुद्दा, मराठा आरक्षण का मुद्दा हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बड़े लाठीचार्ज हुए थे। तो वो भी एक लोगों को कष्ट है कि मराठियों को लाठीचार्ज से भुगतना पड़ा। और सबसे अहम बात तो ये है कि जो अभी इस पर छगन भुजबल का भी रिएक्शन आया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जो है मैं अपना पद त्यागने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मराठा आरक्षण नहीं आने दूंगा। जी बिल्कुल कहा था, और कई बार मराठा आरक्षण के लिए कई बार आंदोलन हुआ, लेकिन मराठा को आरक्षण दिया गया इस बार, और ये वोट में तब्दील नहीं हुआ। इसका कारण इनको जानना होगा। देखिए, आज जाति पर भी लड़ाई हुई है, जिसमें कि अभी फॉरवर्ड को किस तरह से मोदी जी ने जो छोड़ा है, अभी बीच के चुनाव में जो उन्होंने ओबीसी की चर्चा की है और कि मैं ओबीसी, हमारे लिए ओबीसी सब कुछ, तो उस पर भी कहीं ना कहीं कमजोरी नजर आई है। फॉरवर्ड जो है और बैकवर्ड की लड़ाई हुई, तो हो सकता है राजपूत ब्राह्मणों ने भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ना किया हो इस कारणवश, तो इसका भी खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। बिल्कुल। तो सुरजीत
सुरजीत जी, आपने सुना है कि कई ऐसे फैक्टर्स थे जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें से एक जो है प्रवासी, जिस तरह से बताया गया हमारे विश्लेषकों द्वारा कि एक था प्रवासी, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो राजपूत उनसे काफी नाराज चल रहे थे, ब्राह्मण काफी नाराज चल रहे थे, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। इसी बीच जानने का प्रयास करेंगे आपसे भी आशीष जी, क्योंकि अभी हमने अजय जी की बात सुनी। आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि अक्सर ही ये देखा गया, इतिहास गवाह है इसका, कि अब तक 6 बार जो वोटर टर्नआउट हुए, जिसमें कहा जा सकता है कि जब भी वोट प्रतिशत घटे हैं बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। क्या यही नुकसान बीजेपी को इस बार भी हुआ है? सबसे पहले तो आपके चैनल को, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। इसके बाद मैं सभी वोटर्स का आभार व्यक्त करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो सभी 64 करोड़ 20 लाख वोटर जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट इस बार कास्ट किया, फिर चाहे वो किसी को भी दिया हो, भाजपा, एनडीए, इंडी, व्हाटएवर। लेकिन बात यह है कि मैं कहूँ कौन जीता कौन हारा एक अलग बात है, ये हमारे डेमोक्रेसी की जीत है। और इस जीत की सबसे बड़ी भागीदार रही हैं हमारे यहाँ की महिलाएं, क्योंकि 31 करोड़ 20 लाख महिलाओं ने अगर अपना वोट दिया तो ये बताता है कि मोदी जी ने जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम किए, महिलाओं को जो आगे लाने का एक सोच मोदी जी की थी, वो कारगर हुई है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ उसी समय रिजल्ट दे। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप जिस अनुरूप तैयारी करते हैं उस अनुरूप रिजल्ट नहीं आता, लेकिन आपकी तैयारी बेकार नहीं जाती है। कई बार वो एक बड़े अंजाम तक आपको ले जाने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करती है। सोच के देखिएगा, आज एक इस तरह का नैरेटिव प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है जैसे कि ये बीजेपी की, एनडीए की, मोदी की हार है। एब्सोल्युटली नॉट। हार कैसे है? अगर ये हार होती तो 1962 के बाद कोई ऐसा पीएम आता जो 3 बार लगातार जीता नेहरू जी के बाद, वो सिर्फ मोदी जी हैं। तो ये जीत है मोदी जी की, हार नहीं। लेकिन अगर आशीष जी देखा जाए, अब तो दबी आवाज में विपक्ष भी ये कह रहा है कि एनडीए ने 294 जीते, अगर गठबंधन में अगर दल जो है, जो गठबंधन के दल है, अगर नाराज हो जाते, अपना हाथ खींच लेते तो सरकार तो गिर जाएगी। देखिए ऐसा है ना, ये सब तो जोड़ तोड़, खेल झोल तो राजनीति का पार्ट है, ये सब चलता रहेगा।